नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आज मैं आप सबका स्वागत करता हूं हमारे बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। इस वीडियो में हम डीकोड करेंगे बढ़िया आर्टिकल्स बिजनेस स्टैंडर्ड के और आपको सिंपल भाषा में समझाएंगे। शुरुआत करते हैं पहले आर्टिकल से। BT to shed up 55,000 jobs, replace a fifth with AI। BT ग्रुप एक ब्रिटेन की सबसे बड़ी ब्रॉडबैंड और मोबाइल प्रोवाइडर है और ये 55,000 जॉब्स जो है ये कट करने वाली है 2030 तक। जो आप कह सकते हैं इसका 40% है इसके वर्कफोर्स का टोटल। यहाँ पे कंप्लीट फाइबर लाने वाली है, फाइबर रोल आउट और नई टेक्नोलॉजी। इसने कहा है कि इसमें से 1/5 का मतलब 20% जॉब्स AI को मिल जाएगा, AI ही करेगा। अब आपके पास नई टेक्नोलॉजीज हैं जो आपको अडाप्ट कर रही है आपके बिजनेस में, तो जो ऑपरेशंस हैं वहाँ भी वो नई टेक्नोलॉजी को अडाप्ट करेंगे जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम पहले भी काफ़ी आर्टिकल्स डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। लास्ट वक्त आपको मैंने बताया था कि गूगल के जो CEO है सुंदर पिचाई, वो खुद कह रहे थे कि AI अभी क्या कर सकता है उन्हें खुद नहीं पता, क्योंकि गूगल का AI जिसे आज तक किसी लैंग्वेज सीखने के लिए ट्रेन नहीं किया गया, वो अपने आप बंगाली सीख गया। वैसे ही फेसबुक मेटा के एक AI ने अपने आप से कोडिंग लैंग्वेज बना दी थी, फिर उसे बंद कर दिया गया। तो इस तरीके से खुद सुंदर पिचाई का ये कहना था कि ये खतरा हो सकता है ह्यूमन बींग्स के लिए, लेकिन हम ह्यूमन माइंड को भी नहीं समझते, उसी तरीके से अभी हम AI को भी पूरी तरीके से नहीं समझ पाए। सो इसीलिए उन्होंने रिलीज किया और अब हम देखते हैं कि वो क्या करता है, उनका ये कहना था। इसी तरीके से आप देखेंगे AI हर जगह अडाप्ट हो रहा है और हर इंसान को अब compete करना है एक दूसरे से नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी से और AI से। अब ये कह रहे हैं कि BT ग्रुप एक लीनर बिजनेस होगा, ब्राइटर फ्यूचर होगा एंड इनका कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा अगर इन्हें वर्कफोर्स साथ रखना पड़े, क्योंकि टेक्नोलॉजी भले ही महंगी हो लेकिन आपको टेक्नोलॉजी को पेंशन नहीं पे करना होता, लाइफ इंश्योरेंस नहीं कराना होता, मेडिकल एक्सपेंसेस नहीं होते, ना वो छुट्टी लेती है। सो इट्स कंपनीज हमेशा प्रेफर करेंगी कि वो किसी AI या टेक्नोलॉजी के थ्रू काम करे रादर देन किसी इंसान को हायर करने के। ऐसे ही इंडिया में भी आप देखेंगे वोडाफोन ने कहा है कि वो अगले 2 से 3 सालों में 10,000 से ज़्यादा लोगों को निकालने वाला है। सो टेक्नोलॉजी बिजनेस जितने भी हैं वो उसमें हमेशा इस तरीके की चीज़ें आती रहती हैं। स्पेशली अगर आप देखें तो अभी टेलीकॉम बिजनेस में ये ट्रेंड चल रहा है, तो देखते हैं इंडिया में कहाँ कहाँ ये आता है। आते हैं अगली खबर पर। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये एक ग्लोबल कह सकते हैं न्यूज़ है इस वक्त। यूरोपियन यूनियन ने थ्रेट दिया है कि इंडिया को वो सैंक्शन कर सकता है। क्यों? क्योंकि इंडिया यहाँ पे क्या करता है कि रशिया से ऑयल खरीद लेता है, क्रूड ऑयल, और उस क्रूड को हम लोग प्रोसेस करते हैं, उससे डीजल अलग करते हैं, क्लीन फ्यूल बनाते हैं, उसका क्लीन प्रोडक्ट्स, और फिर हम वो यूरोप में एक्सपोर्ट कर देते हैं, ये उनका कहना है। और यूरोपियन कंज्यूमर्स को ये फुल प्राइस पे मिलता है। तो हम तो रशिया तो ऑयल सस्ते में बेचता है बाकी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में, तो हम उससे खरीदते हैं और जब हम बेचते हैं यूरोप को तो उसी प्राइस पे बेचते हैं जिस प्राइस पे जो इंटरनेशनल मार्केट में चल रहा है, ना कि सस्ते दाम पर जो हमने रशिया से लिया है। तो एक बहुत ही लुक्रेटिव बिजनेस है उनका कहना है और लार्जली ये कंट्रोल करता है रिलायंस इंडस्ट्रीज। इंडिया ने $58 बिलियन अभी अर्न किए हैं एक्सपोर्ट ऑफ ऑल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। FY23 में हमारे टोटल एक्सपोर्ट्स का 13% है, ये मिनिस्ट्री का डेटा ये बताता है। EU ने इंपोर्ट जो है वो बार कर रखे हैं, जो भी ऑयल प्रोडक्ट्स रशिया से आते हैं उसके फरवरी से ये चल रहा है। तो यूरोपियन कंज्यूमर्स चाइना की तरफ मुड़ गए और इंडिया की तरफ और टर्की की तरफ फ्यूल सप्लाईज के लिए, क्योंकि देखिए आप भले ही सैंक्शन कर दीजिए लेकिन फ्यूल सप्लाईज सबको कहीं ना कहीं से लेने हैं, क्योंकि ये एक नेसेसिटी है। जैसे घर में आप कहते हैं खाना बनाने के लिए आपको फ्यूल चाहिए, उसके बाद गर्मी है तो पंखे के लिए फ्यूल चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, और अगर सर्दियां हैं तब भी आपने देखा होगा यूरोप में सर्दियों में नेचुरल गैस की कितनी दिक्कत थी और प्राइसेस 3 गुना बढ़ गए थे। तो एक नेसेसिटी है, इसके बिना दुनिया नहीं चल सकती। तो अगर एज अ कंट्री आप बोल दोगे कि आप यहाँ से नहीं लेने वाले, तो आपको सबसे पहले दूसरा ऑल्टरनेटिव ढूंढना होगा, नहीं तो लोग इलीगल काम करेंगे या फिर किसी भी तरीके से उसे सोर्स ज़रूर करेंगे, क्योंकि उस पर उनकी लाइफ डिपेंड करती है। EU के हाई रिप्रेजेंटेटिव है फॉरेन पॉलिसी के, उन्होंने कहा कि 27 मेंबर ग्रुपिंग है जो डिबेट करने वाला है पोटेंशियल 11 पैकेज ऑफ सैंक्शंस अगेंस्ट मॉस्को। अब ये और सैंक्शंस लगाने वाले हैं रशिया के अगेंस्ट, और इंडिया बाय करता है रशियन ऑयल, ये नॉर्मल है, हमें कोई दिक्कत नहीं है इस बात से।
लेकिन हमारे लिमिटेशंस जो है, एंड इफ थैंक्स टू आवर लिमिटेशंस ऑन द प्राइस ऑफ ऑयल, क्योंकि इन्होंने रशियन ऑयल पे लिमिटेशंस लगा दी हैं कि कोई भी रशियन ऑयल $60 से ज़्यादा में नहीं खरीद सकता। अब दुनिया में रेट चल रहा है $80, लेकिन रशिया को $20 के नुकसान पे भेजना पड़ रहा है। वो ये चाहते थे कि रशिया का रेवेन्यू कम आए ताकि वो वॉर में फंड ना डाल पाए। अब इससे हुआ कि आप देखिए, इकोनॉमिक्स में जब आप कुछ चीज़ें सोचते हैं वैसा होता नहीं, क्योंकि बिहेवियर को आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते इतना इजीली कि सामने वाला क्या बिहेव करेगा या मास कंज्यूमर क्या बिहेव करेगा। इन्होंने रशिया पे कैप लगाया कि कोई भी $60 से ज़्यादा में इनसे नहीं लेने वाला। ये कैप है, कोई भी कंट्री नहीं लेगी। अब जो रेट है वो 80-90 तक भी पहुंचा था बीच में, तो रशिया को $60 में ही बेचना पड़ रहा था अपना ऑयल। उनका कहना ये था कि रशिया की रेवेन्यू कम हो जाएंगे क्योंकि वो नुकसान पर बेचेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ ये कि इंडिया, चाइना और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं वो डायरेक्टली रशिया से ज़्यादा लेने लग गई ऑयल कंपेयर टू मिडल ईस्ट। अब इससे क्या हुआ, रशिया के रेवेन्यू एक्चुअली और ज़्यादा बढ़ गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने दाम सस्ते रखे, क्योंकि प्राइस कैप था, जिसकी वजह से ज़्यादा लोग उनसे ऑयल खरीदने लग गए, क्रूड ऑयल, और उनका रेवेन्यू और बढ़ गया। और जो यूरोप ने सोचा था और अमेरिका ने, उसका और उल्टा हो गया। सैंक्शंस की वजह से उनको और ज़्यादा फायदा हो गया। तो उनका यही कहना है कि इंडिया रशिया से खरीदे, ये नॉर्मल है, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि पहले उन्हें दिक्कत थी, लेकिन जो लिमिटेशंस हैं प्राइस ऑफ ऑयल पे, इसमें इंडिया बहुत सस्ता खरीद लेता है और रशिया को भी कम पैसे मिलते हैं, उनका तो यही कहना है। लेकिन अगर डीजल और गैस यूरोप आ रहा है इंडिया से और वो रशियन ऑयल से बना है, तो आप एक तरीके से सैंक्शंस को सर्कमवेंट कर रहा है। हमने रशियन ऑयल पे बैन लगाया है तो हमें वो नहीं चाहिए। आप अगर कहीं और से उसे ले जाके प्रोसेस करके वापस यूरोप में ला रहे हैं तो आप सैंक्शंस को सर्कमवेंट कर रहे हैं, और इसके लिए वो लेंगे मेजर्स, उन्होंने कहा है। अगर वो बेचते हैं इसलिए क्योंकि कोई खरीद रहा है, और हमें ये देखना है कि कौन खरीद रहा है यूरोप में। अब इस मीटिंग में हम देखते हैं क्या डिस्कस होता है। फॉरेन मिनिस्टर जो है हमारे एस जयशंकर, उन्होंने क्लैरिफाई किया कि रीसेल पे कोई सैंक्शंस है ही नहीं। तो इंडिया अगर ये कर रहा है तो ये बिल्कुल लीगल है, इसमें कोई भी लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे वायलेशंस नहीं है। उन्होंने कहा एस जयशंकर ने कि लुक एट EU काउंसिल रेगुलेशंस। EU काउंसिल रेगुलेशंस को देखे, रशियन क्रूड एक ट्रांसफॉर्म्ड है थर्ड कंट्री में, और इसे रशियन एनीमोर आप बोल ही नहीं सकते, क्योंकि इसे पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है एक तरीके से। एक आप क्रूड ऑयल का एक बैरल लेकर आए और उससे आपने पेट्रोल निकाला, प्रोसेस करके डीजल निकाला, और अब आप उसे अलग से बेच रहे हो। सो दैट इज नॉट एसेंशियली रशियन, दिस इज इंडियन प्रोडक्ट। तो उनका ये कह रहा था। देखते हैं आगे इस मैटर पर क्या स्टेप्स लिए जाते हैं यूरोप के द्वारा, एंड अगर ये आप कह सकते हैं इन्होंने इसके अगेंस्ट कुछ स्टेप लिया और रीसेल पे भी बैन लग गया, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, जैसा इस आर्टिकल में कहा जा रहा है कि बहुत प्रॉफिट कमा रही है इससे, वो शायद कम हो जाए और उसके प्रॉफिट पे ज़रूर फ़र्क पड़े। ऑल्दो आप देखेंगे कि रिलायंस के शेयर प्राइस पे इससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा है और वो अभी भी उसी रेंज में घूम रहा है जिस रेंज से वो एक साल में है। अब अगली खबर है स्विगी के बारे में। स्विगी फाइनली प्रॉफिटेबल हो चुका है। ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ है अगर मैं आपको बताऊं। और अगर आप स्टॉक मार्केट में जोमैटो में इन्वेस्टेड है तब भी ये आपके लिए बहुत बड़ी खबर, क्योंकि अगर एक फूड डिलीवरी जाइंट अगर खराब परफॉर्म करता है तो दूसरे पे फ़र्क पड़ता ही है। तो स्विगी का जो फूड डिलीवरी बिजनेस है वो प्रॉफिटेबल हो चुका है मार्च क्वार्टर में, और इन्होंने कॉर्पोरेट कॉस्ट और एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन इसमें से हटा दिया है। और इन्होंने स्विगी के फाइनेंसेस के बारे में लिखा 2 दिन बाद, जब यूएस इन्वेस्टर्स ने एक्चुअली इनके वैल्यूएशन को काफ़ी ज़्यादा स्लैश कर दिया। आप देखेंगे कि बैरन कैपिटल ग्रुप ने कहा कि स्विगी का जो वैल्यूएशन है इसे 34% कम करके आंकना चाहिए। इस वक्त 7.1 बिलियन कर दिया उससे उन्होंने माना, और जो इन्होंने SEC में फाइल किया है। और इन्वेस्ट को एक प्रीवियस फंडिंग राउंड उन्होंने किया था स्विगी का, उन्होंने कहा है कि इसका वैल्यूएशन सिर्फ $5.5 बिलियन ही होना चाहिए। तो स्विगी का जो इन्फॉर्मेशन है उसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में ये अभी आता है, और जोमैटो ने भी अभी अपना फुल ईयर परफॉर्मेंस अभी अनाउंस किया था। सो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, एंड इससे आप यकीन नहीं करेंगे लेकिन जोमैटो के भी शेयर प्राइस पे फ़र्क पड़ सकता है। एंड अगर ये आगे ही प्रॉफिटेबल रहा इस तरीके से तो ये बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है फूड डिलीवरी के ऐप्स के लिए और कंपनीज़ के लिए, क्योंकि पिछले 9 सालों में स्विगी कुछ चुनिंदा उन कंपनीज़ में से एक है जो प्रॉफिटेबल हुए हैं।
सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।